अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जनरल कंसल्टेशन। उम्मीद करती हूं व्यूवर्स आपने हमारी पिछली एपिसोड देखी होगी जिसमें हमने बात की थी एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी हम ट्रीटमेंट मेथड्स पे फोकस करेंगे जो हम ड्रग एडिक्शन में यूज़ करते हैं। यानी हम वो तरीका इलाज पे बात करने जा रहे हैं जो मंशियात में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि देखा जाए तो मंशियात के इलाज के बहुत सी और ऑप्शंस हैं हमारे पास। जब मरीज़ की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो हम उसको डिटॉक्स के प्रोसीजर से गुजारते हैं। उसके बाद इंडोर और आउटडोर फैसिलिटीज़ के ज़रिए उसके बहुत से इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम्स के ज़रिए और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के ज़रिए उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मेरी बहुत ही प्यारी गेस्ट स्पीकर मैडम अर्शी। आप सीईओ हैं दुआ रिहैबिलिटेशन सेंटर की। इसके साथ साथ आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और पाकिस्तान यंग साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की नॉर्थ चैप्टर हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैडम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि नशे की एडिक्शन के बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। ड्रग एडिक्शन के बारे में आपने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, तो हम अगर सिंपल बात करें और व्यूवर्स को सिंपल तरीके से बताएं तो वो केमिकल जो आपके मूड पे मनफी असरात डालते हैं और उसकी वजह से आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आप जिसको कहते हैं, और आपकी फिज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, वो समझ लें एडिक्शन में आता है। ठीक है, तो ये इसके आगे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस हर बीमारी के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इस बीमारी के भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे ये एक प्राइमरी डिजीज़ है, ये प्रोग्रेसिव है यानी कि बढ़ने वाली बीमारी है, ठीक हो गया। और ये क्रोनिक डिजीज है, ठीक है, जैसे शुगर की बीमारी है, ठीक है, और उसको आप कवर कर सकते हैं, परहेज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बिल्कुल जड़ से नहीं उखाड़ सकते हैं। तो इसी तरह नशे की भी बीमारी है जिसको आप जड़ से नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो चौथा फैक्टर है, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो ये पोटेंशली फैटल डिजीज़ है, 100% पोटेंशली फैटल है। तो इससे जो पेशेंट है हमारा उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए आपको इलाज में लेके आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैडम। अच्छा, इलाज के मुख्तलिफ तरीकाकार होंगे ना? जी जी। लाइक जैसे इंडोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, आउटडोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अच्छा जी, इलाज 2 तरह का है, इंडोर ट्रीटमेंट और आउटडोर ट्रीटमेंट। आउटडोर ट्रीटमेंट में ऐसा है कि फैमिली जो है अपने पेशेंट को मेंटली तैयार करती है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। वो उसको लेके आती है किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी साइकेट्रिस्ट के पास, और वो उसके पास आता है, वो मोटिवेटेड होता है, वो ट्रीटमेंट लेना चाहता है। तो वो आउटडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है, उसके सेशंस होते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन होती है, उसको मेडिकेशन दी जाती है, उसके बाद डिफरेंट सेशंस उसके चलते रहते हैं। तो ये आउटडोर बेस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। इंडोर ट्रीटमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, तो वो हमारा इंडोर ट्रीटमेंट होता है। वो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन उसमें ये है कि पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, तो वो हमारे इंडोर ट्रीटमेंट की बेसिकली वो तो मैडम सेवेरिटी के अकॉर्डिंगली होगा ना? जी बिल्कुल, पेशेंट की सेवेरिटी डिपेंड कर रही होगी कि आप कितने उसके ट्रीटमेंट को किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो हमारे देखने वालों को थोड़ा सा ये बताएं कि कितना जो हम इंडोर फैसिलिटीज लेते हैं उसमें टाइम ड्यूरेशन मिनिमम से मैक्सिमम कितना लग जाता है? मिनिमम आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ है और मैक्सिमम आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है। ठीक है। अच्छा मैडम, आप खुद एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चला रही हैं। जी जी। आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर का ट्रीटमेंट मेथड क्या है? अच्छा, ट्रीटमेंट मेथड की बात की जाए तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो मिनेसोटा मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो ट्रीटमेंट सेंटर है दुआ रिहैब, वो भी मिनेसोटा मॉडल को फॉलो कर रहा है। तो उसमें यही होता है कि एक हम पेशेंट को एडमिशन के लिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली आती है हमारे पास विजिट करने के लिए। हम फैमिली को गाइड करते हैं, फैमिली काउंसलिंग की जाती है, फैमिली को बताया जाता
जाता है कि आपने पेशेंट को इस तरह से ट्रीटमेंट में लेके आना है। अब फैसला फैमिली ने करना होता है, क्योंकि पेशेंट ये फैसला नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फैमिली पहले ट्राई करती है जाके पेशेंट को मनाने की कि वो किसी तरीके से ट्रीटमेंट में आ जाए, बट अगर पेशेंट ये फैसला नहीं कर पाते तो फिर फैमिली इसमें इंटरवेंशन करती है। उसको हम इंटरवेंशन कहते हैं, मुदाखलत कहते हैं, क्योंकि पेशेंट को हेल्प की नीड है, ठीक है। तो पेशेंट खुद नहीं समझता इस चीज़ को कि उसको मदद की ज़रूरत है। वो फैमिली को ढीले बहाने करता रहता है कि जी मैं अब छोड़ दूंगा, अब छोड़ दूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दें, अब छोड़ दूंगा, थोड़ा सा टाइम और दे दें। तो फैमिली समझती है कि ये सच कह रहा है, फैमिली उसके वादों को मान लेती है, ठीक है। लेकिन जब जब सिवियरिटी बढ़ती रहती है तो फिर फैमिली को पता चलता है कि ये अब जो है ठीक होने वाला नहीं है, हमने इसको बड़े चांस दिए हैं, तो अब लास्ट चांस ये है कि इसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए। तो फिर फैमिली ने फैसला करना होता है कि आया कि इसको ट्रीटमेंट के लिए भेजना है या नहीं भेजना। जब पेशेंट आ जाता है, इंटरवेंशन हो जाती है, ट्रीटमेंट में आ जाता है, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि डिटॉक्स होता है फर्स्ट स्टेप में, और विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जिसको मेडिकेशन के जरिए रिजॉल्व किया जाता है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और तीसरा स्टेप जो है, जो मेन स्टेप है, वो साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है, मोटिवेशन है। पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिनाइल होता है, ठीक है। पेशेंट डिनाइल में होता है, फिर उसके रैशनल बिलीव्स होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है, मॉरली वो ठीक नहीं चल रहा होता, उसके करैक्टर में बहुत ज़्यादा खराबियां समझने आ जाती हैं। तो उन सब को ठीक करने के लिए साइकोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस ट्रीटमेंट के अंदर जहाँ पे रोल है, आप समझ लें मेडिकेशन का, वो 7% है, और 93% रोल जो है वो साइकोथेरेपी का है। बिल्कुल ठीक है। तो साइकोथेरेपी के जरिए ही हम पेशेंट के समझ लें कि उसकी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, उसका बिलीव सिस्टम जिसमें उसकी नेगेटिव थॉट्स हैं, उसके ऐसे रवैये हैं या उसके दिफाई निज़ाम ऐसे हैं जिनको हमने ट्रीट करना है, और इसके अलावा उसके इमोशंस हैं उनको हमने ठीक करना है, अनहेल्दी इमोशंस को हेल्दी में चेंज करना है, उसके बिहेवियर बड़े ख़राब हो गए हैं, एंटी सोशल बिहेवियर्स हो गए हैं, उनको हमने बदलना है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि जब खराबी आती है तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है खराब होने में, ठीक है। तो फैमिली समझती है कि बहुत जल्दी जल्दी पेशेंट रिकवर कर जाएगा, तो फैमिली को इस चीज़ को समझना चाहिए कि खराबी में भी बड़ा टाइम लगा था, तो अब मैनेजमेंट में टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक होने में भी टाइम लगेगा। फर्स्ट जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आ जाता है तो फैमिली क्या करती है जी, तो पहले उसको लेके आती है, उसके बाद जी वो फ़ोन पे पता करना शुरू कर देते हैं जी पेशेंट कैसा है, रो रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है। तो देखें जब पेशेंट आ गया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब वो नानी के घर तो नहीं आया कि इतने जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाएगा, या नज़ला खांसी बुखार तो नहीं है कि वो फ़ौरन से ही आपने उसकी मेडिकेशन कर दी और ठीक हो गया। तो उसको टाइम लगेगा, ठीक होने में टाइम लगेगा। देखें उसके अंदर बड़ी खराबियाँ आ गई हैं, उसके बिहेवियर में उसकी थॉट बिल्कुल नेगेटिव हो गई है, बिलीफ सिस्टम उसका ख़राब हो चुका है, मॉरली वो समझ लें कि ख़राब हो चुका है, उसकी दोबारा से मैनेजमेंट करनी है, उसको दोबारा से एक ट्रैक पे लेके आना है, तो उसमें आपको टाइम लगता है। तो ये एक टाइम इसको हम कह सकते हैं कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और टाइम के साथ साथ आपका पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ आता है। फर्स्ट मंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है, पेशेंट समझता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि उसको क्रेविंग हो रही है, ठीक है, और वो उसका परसेप्शन का जो सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है, वो नेगेटिव सोचता है, तो उसको लगता है कि जिस ट्रीटमेंट सेंटर में आया हुआ है वो भी ठीक नहीं है, जो फैमिली है उसके भी एंगेज्ड होता है, ठीक है, जो फर्स्ट मंथ होता है। इसके अलावा जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता रहता है पेशेंट की नेगेटिविटी कम होती जाती है, उसकी थॉट्स जो है वो प्रॉपर बेहतर होना शुरू हो जाती है, उसका परसेप्शन का लेवल यानी कि जो पहचान का निज़ाम है, जो गलत और ठीक का निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगता है। जब उसको पहचान होना शुरू
हो जाती है तो उसको पता चलता है कि यार मैं गलत था, मेरा जो ट्रैक था मैं गलती से किसी और रास्ते पे चल रहा था, तो मुझे वापस आना है अपने ट्रैक पे। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वापस आना स्टार्ट करता है। सेकंड मंथ में कभी उसको रियलाइजेशन होती है कि यार मैं गलत कर रहा था, और थर्ड मंथ में आके वो अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाता है। जो मेन हमारा जो यानी कि सिस्टम चल रहा है वो थर्ड मंथ है, जिसके अंदर पेशेंट की परसेप्शन भी ठीक हुई है, वो अपने आप को चेंज करना भी स्टार्ट हो गया होगा। थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स ने इसमें से बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो पिक किए होंगे। और जैसे कि व्यूवर्स आपने मैम की बातें सुनी, आज के इस प्रोग्राम में उन्होंने बाकायदा आपको बताया कि ड्रग एडिक्शन की वो कौन से 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, और जिसमें कि एक ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। उसके अलावा उन्होंने आपको बताया एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू कि इंडोर फैसिलिटीज़ कौन से पेशेंट ले लेते हैं और आउटडोर फैसिलिटीज़ कौन से पेशेंट्स लेते हैं। फिर उन्होंने एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आपको बताया कि ये 3 मंथ्स का प्रोसीजर है, दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, और उसमें मैनेजमेंट किस तरह से होती है पेशेंट की। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।